देखो आज जो करंट अफेयर हम लोग देखेंगे वो 15 से 21 सितंबर का करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, सबसे पहले सवाल की ओर यदि हम लोग बढ़ते हैं, पहला सवाल है कि डिजिटल जनगणना, ध्यान रखना भारत में यदि बेटा हम लोग बात करें जनगणना की, हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग सेंसस के नाम से भी जानते हैं। कई कंटेंट पूछा जाता है यहाँ से कि भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो किसके द्वारा किया गया था, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया। क्लियर है। और पहली जो जनगणना हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो 1872। यह भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में जो पहली दफा जो जनगणना हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे, ये आप लोग बताना। ठीक है, उस समय कोई ना कोई तो ब्रिटिशर्स गवर्नर होगा। तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई है। ब्रिटिश गवर्नर उस समय कौन थे इंडिया में, वो आप हमें बताइएगा। सवाल नंबर फर्स्ट। सवाल नंबर सेकेंड बेटा ये पूछा जाता है कि जनगणना रेगुलर रूप से कब शुरू हुई थी। तो जनगणना जो रेगुलर रूप से शुरू हुई थी वह हुई थी 1881 में। भारत की, ध्यान से चीजों को समझना, 10-12 मिनट का ये लेक्चर होगा, सिर्फ 1 या 5 मिनट का जरूर होगा, लेकिन क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन आएंगे। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, 1872 में। क्लियर है, यही बता ही देता हूं क्योंकि तुम लोग सिरदर्दी फिर करोगे। जो गवर्नर का नाम था बेटा लॉर्ड मेयो था या मायो, उन्होंने पहली बार भारत में जनगणना शुरू करवाया, लेकिन यह तय नहीं किया कि रेगुलर रूप से 1872 से ही माना जाएगा। 1881 में एक और गवर्नर आया जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। रिपन ने यह फिक्स कर दिया कि भारत में रेगुलर रूप से जनगणना शुरू किया जाए। तो रेगुलर रूप से कंटिन्यूटी जनगणना कब शुरू हुआ बेटा, 1881 में। क्लियर है। अब यह पूछा जाता है कि जो जनगणना, जो सेंसस जो जारी किया जाता है प्रत्येक कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों में जनगणना की जाती है। ठीक है। इसके बाद यह सवाल बेटा पूछा जाता है कि जब देश अपना आजाद हुआ, तो देश बेटा अपना आजाद कब हुआ, 1947 में। तो पूछा जाता है आजादी के बाद पहली बार जो जनगणना हुई है वह किस वर्ष हुई, तो आजादी के बाद, क्योंकि देखो 81 के बाद क्या होगा, 91 के बाद 1901, तो एक वाला फंडा लगा हुआ है और लगातार चल रहा था। तो 1951 में, आजादी के बाद 1951 में पहली बार जनगणना की गई। क्लियर है। लगातार यह जनगणना बेटा चलता रहा और यह जो जनगणना जो हुआ लगातार वह कब तक चलता रहा, सन 2011 तक। अब सन 2011 में 10 जोड़ोगे तो क्या होगा भाई, 2021। तो 21 में जनगणना होना था, लेकिन आ गया कोरोना वायरस। कोरोना वायरस किस वर्ष आया बताओ, 2019 में आया। यह बीमारी कहां से फैला था, मारूंगा रैप्टा खींच करके, चाइना के वुहान प्रांत से। भारत में पहली बार इसके लक्षण केरला में देखने को मिला। तो इतनी बड़ी बीमारी फैली थी, महामारी फैली, इस कारण से जनगणना नहीं हुआ। इसलिए अब क्वेश्चन देखो आज वाला आ रहा है जो पीछे तो मैं बता दिया हूं। यदि पूछा जाए भारत में पहली बार कैसी जनगणना, डिजिटल आधारित जनगणना, ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप पे आपका नाम क्या है, परिवार के मुखिया कौन है, मेंबर कितने हैं। तो पहली बार डिजिटल आधारित जनगणना की शुरुआत भारत में 2011 के बाद चल रही है ये प्रक्रिया, लेकिन वही कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो हो सकता है 1 साल 1.5 साल में ये डेटा आ जाएगा। अब सवाल है कि डिजिटल आधारित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो डिजिटल आधारित जनगणना की जो शुरुआत हुई भारत में वह कब से हुई भाई, फरवरी 2021 से। यह भी पूछा जा सकता है कि जो डिजिटल आधारित जो जनगणना है इसका श्रेय किसे जाता है। कोई ना कोई तो बताया होगा कि भाई डिजिटल करवाओ। तो भारत के अभी यदि देखा जाए बेटा तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आदेश पे डिजिटल आधारित जनगणना चालू हो रहा है। और एक तरह से अच्छा भी है डिजिटल आधारित, क्योंकि डिजिटल इंडिया इन्हें डिजिटल पूरा वर्ल्ड बनता जा रहा है।
तो ये कुछ कंटेंट थे जनगणना से रिलेटेड। एक होमवर्क मैं यहां दे रहा हूं कि आजादी के बाद 2011 की जनगणना कितने नंबर की थी, यह आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2011 की जनगणना शुरू से कब, 1872 से 2011 की जनगणना कितने नंबर की थी। आजादी के बाद 2011 की कितने नंबर की थी, और स्टार्टिंग से 1872 से यदि देखा जाए तो 2011 की जनगणना कितने नंबर की थी, यह हमें आप लोग बता दीजिएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाल फिलहाल में मैं अभी तुम्हें बताया हूं कि ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी कहां लगाए जाएंगे भाई, गुरुग्राम में। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी भी गुजरात के गिफ्ट सिटी में लगाया गया। तो ऑस्ट्रेलिया का बेटा जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उस टॉप यूनिवर्सिटी का नाम है, ध्यान रखना, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी। और मेलबर्न यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच कहां खोले जाएंगे, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली या दिल्ली में खोले जाएंगे। ये सब एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला है, यह पूछा जाए, आप लोगों को मैं कल भी बताया हूं, बड़ा परेशान कर रखा है भाई इस समय। यागी क्या था, कल मैं बता चुका हूं। यह एक साइक्लोन साउथ ईस्ट एशिया में आया है, काफी नुकसान यह पहुंचाया है। अब यहां से यह सवाल बेटा पूछा जा सकता अगला कि वंदे मेट्रो, ध्यान रखना, या वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत किसके द्वारा किया गया और कहां किया गया। ध्यान रखना, तो वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत हाल फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कंडीशन फर्स्ट, जो देश का पहला मेट्रो होगा। क्लियर है? और यह जो प्रोजेक्ट बेटा लगाया जा रहा है, यह किस राज्य में लगाया जा रहा है, तो गुजरात राज्य में लगाया जा रहा है। कहां से कहां तक, तो गुजरात में बेटा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भुज। याद करो, मैं बताया हूं भुज में एक बार अर्थक्वेक भी आया था, भूकंप, 60-70 हजार लोग मरे थे। क्लियर है? तो भुज से लेकर अहमदाबाद तक देश का पहला वंदे भारत मेट्रो प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहीं पे एक और क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन कहां से कहां चलाया जाएगा, तो ध्यान रखना, भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा अहमदाबाद तो होगा, इस अहमदाबाद को यहां शिफ्ट कर लो। अहमदाबाद से बेटा टू कहां तक चला जाएगा, कोई बताओ। अहमदाबाद से मुंबई चलाया जाएगा। किस देश के सहयोग से चलाया जाएगा भारत का पहला बुलेट ट्रेन? जापान। जापान के सहयोग से। ऐसे सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन मैं देखा हूं आता है कि कई घोटाले होते हैं जिसमें 3 घोटाला रखना है। एक पूछा था बोफोर्स घोटाला कब हुआ, राजीव गांधी के समय हुआ। ज्यादा लंबा लेक्चर यहां देंगे नहीं। तो बोफोर्स जो बेटा घोटाला हुआ है, बोफोर्स जो घोटाला हुआ है वह हुआ है 1986 में। सीधा सा क्वेश्चन आता है, बोफोर्स घोटाला किस वर्ष हुआ, तो 1986 में हुआ। उसके बाद पूछा जाता है, ये तो बड़ा फेमस है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये तो आपके कई एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। ये था 5G, ये जो 2G 3G प्लान चल रहा है ना, यह है स्पेक्ट्रम। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, ठीक है, के राजा नाम करके एक मिनिस्टर थे उस समय, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। जबरदस्ती ये घोटाला किया था, और ये तो कई दफा मैं बताया हूं, आपके एग्जाम में सवाल पूछे भी जा चुके। तीसरे की बात करें, नेशनल हेराल्ड घोटाला। ये तीनों याद रखना, नेशनल हेराल्ड जो घोटाला हुआ था यह किस वर्ष हुआ भाई, तो यह 2012 में हुआ, ठीक है। बोफोर्स घोटाला 1986, 2G स्पेक्ट्रम 2009 और नेशनल हेराल्ड, सही से बैठो।
ठीक है, नहीं फिर जमीन पे मैं बैठा दूंगा जो भी ये हरकतें कर रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत में बड़े पैमाने पे देखोगे बेटा तो यूपीआई पेमेंट की शुरुआत हो गई है। यूपीआई का फुल फॉर्म सभी को पता है, बताओ। यूनिफाइड पेमेंट, यूपीआई, डायलॉग मारते रहते हो, यूपीआई कर दिए, यूपीआई कर दिए, बताओ। यूनिफाइड पेमेंट इंडिया इंटरफेस, ध्यान रखना ये चीज। यूपीआई पेमेंट करने वाला दुनिया का यह टॉप ऐप बन चुका है। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पे यूपीआई पेमेंट चल रहा है। मतलब इससे जितना लेन देन हुआ है ना पूरे वर्ल्ड में किसी से भी नहीं हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है, एक तो यूपीआई का फुल फॉर्म रखना आप लोग, इंटरफेस, क्योंकि बाद में बच्चा इंटरनेशनल या इंडिया बोल देता है, ठीक है, ये यूपी का तो नाम जानता ही है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज करने वाला, पैसे को ट्रांसफर करने वाला पेमेंट बैंक एक तरह से बन चुका है। क्लियर है। अब यहां से यह पूछा जा सकता है बेटा कि यूपीआई भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष लाया गया, बताओ। अरे भाई, जो नोटबंदी हुआ था, 500 के नोट, 1000 के नोट फिर नए, कब आए थे? 2016 में। तो 2016 में एक और नोटबंदी हुआ, दूसरी ओर भारत सरकार के द्वारा एक क्या लाया गया भाई, यूपीआई पेमेंट सिस्टम। यह भी पूछा जा सकता है यूपीआई यूज करने वाला भारत से बाहर कौन सा देश बना, कोई बता सकते हो, बताओ। पहला देश, मैं जो पूछ रहा हूं बोले ध्यान से सुनो, यूपीआई यूज करने वाला भारत से बाहर पहला कंट्री कौन बना था, बताओ कोई। मामला साफ। जितना अपना नेबर कंट्री है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी यूज कर रहा। तो यूपीआई पेमेंट करने वाला देश का भारत से बाहर जो पहला कंट्री बेटा बना था जिसमें यूपीआई में लेन देन किया था, वह देश कौन सा है? भूटान। आज के डेट में भरे पड़े, अभी हाल फिलहाल में मालदीव ले लिया, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब है। तो धीरे धीरे रुपए का महत्व धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भूटान यूपीआई पेमेंट कब लेन देन प्रक्रिया शुरू किया था, तो यह कब शुरू किया? 2021 में। यह इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है, एक तो याद रखना प्रेजेंट टाइम में भी नया कंट्री कौन यूपीआई एक्सेप्ट किया है? मालदीव। ध्यान रखना, श्रीलंका वगैरह तो पहले ले चुका है, मालदीव अभी, क्योंकि मालदीव से अपना विवाद चल रहा था, ठीक है। तो पहला देश अपने देश से बाहर कौन सा एक्सेप्ट किया था यूपीआई लेन देन? तो भूटान। भूटान की राजधानी क्या है भाई? भूटान की राजधानी थिम्पू। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, मन लगा के पढ़ो भाई। अगला सवाल है, भारत सरकार के द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण में यदि देखा जाए बेटा, चंपारण, पूर्वी चंपारण में एक गांव है, एक जिला भी है बिहार में, छपरा, लेकिन गांव है यहां, उसका नाम है छपरा धमरा। यहां से भारत सरकार के द्वारा अमेलगंज, ये अमेलगंज जो पड़ेगा बेटा, यह किस देश का पार्ट है? नेपाल। तो भारत सरकार के द्वारा पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, किस देश से किस देश के बीच? भारत और नेपाल के बीच। यह प्रोजेक्ट कहां चल रहा है? बिहार के पूर्वी चंपारण से कहां तक? अमेलगंज या नेपाल के बीच। यह प्रोजेक्ट है पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और खास बात यह है, इस प्रोजेक्ट से एक ही पाइपलाइन से डीजल और पेट्रोल दोनों सप्लाई किए जाएंगे। अभी तक भारत में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, दो अलग अलग पाइपलाइन बनाए जा रहे थे। एक ही से क्या होगा? डीजल भी सप्लाई होगा और
पेट्रोल भी सप्लाई होगा। तो ये थोड़ा आप लोग ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल है बेटा, आ रखा है डॉब्सन। डॉब्सन किसको मापने वाला यंत्र है बताओ? ये सब सवाल आप लोग मिस जब करते हैं ना एग्जाम में, आप लोग रोएंगे बैठ करके। डॉब्सन बेटा एक यंत्र है, एक टेक्नोलॉजी है जो किसको मापता है? तो O3 को मापता है। O3 क्या होता है बताओ? ओजोन होता है। ओजोन लगातार क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और समाप्त होने का मेन रीजन क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा अन्य सारे ये एसी, फ्रीज वगैरह भी है। ओजोन छिद्र जो बड़े पैमाने पे हो रहा है, पूछा जाए तो किस पोल में हो रहा है? साउथ पोल में हो रहा है। साउथ पोल में कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो छिद्र जो हो रहा है, ओजोन बेटा टूटेगा, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? सूर्य की जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट आएंगे, और जब डायरेक्ट आएंगे तो बर्फ पिघल जाएंगे, तो फिर नुकसान ज्यादा होगा। तो इस ओजोन छिद्र को कम करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। यह क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है। यह मीटिंग कब बुलाई गई थी? तो 1987 में बुलाई गई थी। देश की बेटा बात यदि करें तो किस देश में बुलाई गई थी? कनाडा में बुलाई गई थी। और कनाडा में एक शहर है, ये आप लोग सुने भी होंगे, जिस शहर का नाम क्या है? मॉन्ट्रियल। ये पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन से है, क्लाइमेट चेंज से है, बाढ़ से है, भूकंप से है, तो आप क्या कहेंगे? ओजोन से। तो 1987 में एक मीटिंग बुलाई गई कनाडा के मॉन्ट्रियल में। ओजोन को कैसे कंट्रोल करना है, ओजोन को नुकसान करने वाली गैस कौन सी है? CFC है। और ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? ये बेटा जो मीटिंग जो हुई थी वह कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को। तो ओजोन डे जो मनाते हैं प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। और डॉब्सन किसको मापने वाला यंत्र है? तो ओजोन को मापने वाला यह यंत्र। ये क्या करता है? सनलाइट को छानने का काम करता है, फिल्टर। और ये खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? तो समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? अगला सवाल पूछा जाता है कि भारत का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन मेरठ बनने जा रहा है, ध्यान रखना, जहां एक ग्रुप डी से लेकर ड्राइवर तक सभी के सभी कौन होंगे संचालक कर्ता? महिला। भारत का पहला ऐसा मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है मेरठ, उत्तर प्रदेश, जहां सभी के सभी कार्य करने वाले जो होंगे वह मेल होंगे या फीमेल होंगे? तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे भाई? फीमेल हो जाएंगे। अगला है सवाल, अभी हाल फिलहाल में सीधा पूछा जाए कि फोर्थ वैश्विक, ध्यान रखना, चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा किसको किसको पता है बताओ? अरे जो न्यू एनर्जी का मेन है, जैसे सोलर सिस्टम, एयर सिस्टम, इन सबों के जरिए भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है। तो फोर्थ मीटिंग हो रही है विश्व की मीटिंग, किसके लिए? फोर्थ वैश्विक अक्षय ऊर्जा मीटिंग हो रही है। और यह बेटा इस मीटिंग के संचालक कर्ता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। और इसका आयोजन कहां होगा? गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन कभी मिस मत करना, डायरेक्ट उठा करके चेप देगा कि फोर्थ वैश्विक अक्षय ऊर्जा की जो मीटिंग हुई है वो किस शहर में हुई। स्टेट तो नहीं पूछेगा, ठीक है, यह भी नहीं देगा कि इसके संचालक कौन थे या अध्यक्षता या उद्घाटन किसने किया, डायरेक्ट दे देगा। और ये ऑप्शन और गांधीनगर दे दिया। अहमदाबाद हम लोग देख लिए, भुज देख लिए, 3-4 तो देख ही लिए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा संभल के रहना। इसके बाद यदि पूछा जाए कि नमो भारत रैपिड रेल किसका नया नाम रखा गया? तो पहले जो बेटा जो मेट्रो चल रहे थे उसका नाम था वंदे मेट्रो। वंदे मेट्रो का जो नया नाम रखा गया उसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल। ध्यान रखना, नमो भारत
रैपिड रेल। किसका पुराना नाम पहले क्या था? वंदे मेट्रो, और इसका नया नाम क्या रखा गया? तो नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट अगला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में स्किल इंडिया डेवलपमेंट पे अत्यधिक बल दे रहे हैं भारत सरकार। तो वर्ल्ड स्किल, ध्यान रखना, वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता हुआ है 2024 में। सीधा सा सवाल देगा कि विश्व के स्किल डेवलपमेंट को लेकर एक प्रतियोगिता हुआ, उसका नाम है वर्ल्ड स्किल 2024। तो इसका आयोजन बेटा कहां हुआ? इसका आयोजन यदि पूछा जाए तो किस देश में हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। और फ्रांस के किस शहर में इसका आयोजन हुआ? तो लियोन में हुआ है। ध्यान रखना, वर्ल्ड स्किल 2024 का जो आयोजन हुआ है फ्रांस के लियोन शहर में। और इसमें भारत ने इस प्रतियोगिता में टोटल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक। और सबसे ज्यादा पदक किस राज्य के लोगों के द्वारा जीता गया? तो कर्नाटक के द्वारा जीता गया। टोटल कितना पदक? 3 पदक जीता गया। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि स्किल इंडिया डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट अत्यधिक क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा बेटा एक नई योजना चलाई जा रही है। उस नई योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वात्सल्य योजना जो चलाया जा रहा है, यह किसके लिए चलाया जा रहा है? चाइल्ड के लिए। और इसमें 18 वर्ष से या 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ही शामिल किया गया है। उनके माता पिता जितना भी चाहे 1000, 2000 वो पेंशन के रूप में भारत सरकार को देते रहेंगे। लेकिन कब तक देना पड़ेगा इन्हें? जिनका 18 साल से कम है, ठीक है, वही इसमें नामांकित हो सकते हैं। और जिस तरह से पेंशन नहीं मिलता है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है ना, भारी भरकम पेंशन, सरकार क्या करेंगे? उसको पेंशन, क्योंकि देखो खर्च तो होते रहता है। सो गवर्नमेंट बोला है कोई 1000 भी कर सकता है, 500 भी कर सकता है। मान लो एक बंदा 500 एक महीने में किया भाई, तो साल भर में 6000 तो हो गया। वो उसका जमा हो रहा है। जब वो 60 साल का हो जाएगा, उससे पहले निकालेगा। तो जिस तरह से पेंशन उतने भारी पैसे, जैसे मान लो कोई बंदा वर्क करता है, जॉब करता है, पहले ही बेटा पैसा निकाल लिया, क्या उतना उसको पेंशन मिलता है? उतना नहीं मिलता है। तो एक भारत सरकार का बड़ा अच्छा ये पहल है कि वात्सल्य योजना, छोटे बच्चों के लिए पेंशन दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? वही रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स किया गया है। और उसके बाद जो कंडीशन आज के डेट में पेंशन, जैसे मान लो जो सरकारी जॉब लगते हैं उनको 60 साल के बाद जो सुविधा मिलती है ना, इस योजना के तहत तो उस बच्चे को भी वही सुविधा दिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं सुविधा में कहीं ना कहीं क्या होगा? बढ़ोतरी होगा या कटौती होगा? धीरे धीरे बढ़ोतरी ही होता है समय के अनुसार। एक सवाल सीधा पूछा जाता है बेटा, आल्प्स जो पर्वत है, ध्यान रखना, आल्प्स या इसे आल्पस बोलते हैं, आल्प्स पर्वत किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? तो आल्प्स जो पर्वत है किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अभी आप बताइए, ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं, पेरिस ओलंपिक में, पेरिस से पहले कहां हुआ था? मैं कल बताया हूं पिछले क्लास, टोक्यो। लगातार 2 बार मेडल जीतने वाले कौन क्या है? एक पूरे टीम की मैं बात कर रहा हूं। भारत इतिहास रचा था किस क्षेत्र में? हॉकी के क्षेत्र में। लगातार कोई टीम के द्वारा लगातार 2 ओलंपिक में दोनों बार मेडल जीते। एक टोक्यो में जीते थे और दूसरा पेरिस में। और वह कौन सा टीम है भाई? हॉकी टीम है, जो इंडिया का नेशनल गेम है। अब यहां पे यदि देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में एशियन चैंपियन ट्रॉफी गेम हुआ है। ध्यान रखना ये सब चीज, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स हुआ है।
इस गेम में भारत के द्वारा किसको हराया गया? चाइना को हराया गया। बड़ी खुशी की बात है ये। और चाइना को कितने से हराया? 1-0 से। तो अभी हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी गेम्स हुआ था, या एशियन चैंपियंस ट्रॉफी गेम हुआ हॉकी के क्षेत्र में, और हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है भारत। किसको हरा करके? तो चाइना को हरा करके हुआ है। अब यहां से यह सवाल है कि यह बेटा गेम का आयोजन, ठीक है, कहां पे किया गया, ये आप लोग हमें बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है, अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा दिल्ली में गवर्नमेंट, दिल्ली के सीएम बदल चुके हैं, ठीक है। नए बताओ दिल्ली के सीएम कौन बने हैं? है ना, आतिशी। इससे भी कुछ सवाल पूछा जा सकता है कि आतिशी दिल्ली की बनने वाली कितने नंबर की महिला है? सीएम, 3rd महिला सीएम है। इससे पहले 2 महिला बन चुकी हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले कौन? सुषमा स्वराज। दूसरे की बात करें तो शीला दीक्षित। और तीसरे की बात करें तो 3rd नंबर पे कौन है? तो अभी तक दिल्ली में कितने महिला सीएम बनी है? तो अभी तक 3। कौन है यहां का उपराज्यपाल? कौन है भाई बताओ? हाँ, विनय सक्सेना। अच्छा, एक और चीज पूछा जा सकता है कि आतिशी जो है कितने नंबर की सीएम है? यदि अभी तो पूछा जा सकता है। तो आतिशी के बारे में यदि हम लोग देखें तो सीएम जो है प्रॉपर रूप से देखा जाए ये तो कितने नंबर की है? 8वें नंबर की है। लेकिन कार्यकाल के हिसाब से, कार्यकाल समझते हो, जैसे केजरीवाल आए 2 बार रहे तो 2 बार वो सीएम बने। कार्यकाल के हिसाब से आतिशी जो है कितने नंबर की सीएम है? 12। ध्यान रखना, 2 अलग अलग सवाल है। यदि पर्सनल व्यक्ति के तौर पे देखा जाए तो इनका पोजीशन और कार्यकाल के आधार पे कोई 2 बार भी रहे होंगे, चाहे वो 10 दिन के लिए रहे, उससे क्या दिक्कत है भाई? कार्यकाल के आधार पे इनका पोजीशन क्या है? तो 12। एक होमवर्क है यहां से, मूल रूप से आतिशी किस राज्य की रहने वाली हैं यह बताना हमें। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल, आप लोगों को कई पिछले क्लास में बताया हूं कि जहांगीर ने किसको अधिकार दिया था बेटा ट्रेड करने का? बताओ। हाँ, थॉमस रो को। किस वर्ष दिया था? 1615 ईस्वी में। अगला जो मैं सवाल बता रहा हूं 110% सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई इसे कट नहीं कर सकता है। स्पेस जानते हैं ना आप लोग? अंतरिक्ष। मैं स्पेस की बात कर रहा हूं तो स्पेस में अभी तक कितने इंटरनेशनल या कितने देश के सैटेलाइट सेंटर है? तो अभी तक देखा जाए बेटा तो कितने देश के हैं? एक इंटरनेशनल है और एक कंट्री का है। पहला यदि देखा जाए तो पहले की हम लोग बात करें बेटा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1998 में। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट है भाई? एक तो यूएसए है, दूसरा रूस है, और तीसरे बेटा देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन है। क्लियर है? और यह पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर है? तो पृथ्वी से ये लगभग देखा जाए तो कितने ऊंचाई पर स्थित है ये स्पेस सेंटर? तो 400 किलोमीटर। दूसरा जो स्पेस सेंटर बनाया गया है वह बेटा बनाया गया 2022 में। और यह किस देश के द्वारा बनाया गया? चाइना के द्वारा। और खुशी की बात इसलिए मैं बता रहा हूं, अच्छा है भारत ने भी घोषणा कर दिया। तो तीसरा जो स्पेस सेंटर बनाया जाएगा वो किस देश के द्वारा बेटा बनाया जाएगा? इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। और कब तक? 2028 तक। इसलिए किसी भी एग्जाम के लिए बड़ा जबरदस्त है। यही सब तो क्रांति है भारत के लिए। वर्ल्ड में अभी तक स्पेस में अभी तक 2 सैटेलाइट सेंटर हैं। पहले एक ग्रुप का,
इंटरनेशनल स्पेस केंद्र, और दूसरा चाइना ने 2022 में ओपन किया था। भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि भारत का भी अपना स्पेस सेंटर होगा, और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो 2028 तक। ऐसे क्वेश्चन कभी मिस मत करना। अगले की यदि हम लोग बात करें तो अगला सवाल 1893 वाला मैं बताया हूं शायद कुछ पॉइंट्स। 1893 क्यों फेमस था, है ना, गांधी जी गए थे, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। 1893 से एक और सवाल है कि वर्ल्ड का पहला कंट्री, बता सकते हो तो बताना आप लोग, वर्ल्ड की पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, बताओ। वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी है 1893 ईस्वी में। कौन सा कंट्री बना है बताओ, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व की पहली ऐसी, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया है, और वह किस वर्ष दिया, तो 1893 ईस्वी में। क्लियर है। हाल फिलहाल में बड़ा फेमस बेटा चल रहा है, एक मुद्दा चल रहा है, तिरुपति का चल रहा है लड्डू, ठीक है। इस पे जांच प्रक्रिया बड़े पैमाने पे चल रही है आंध्र प्रदेश में, बालाजी। इसमें माना जा रहा है किसी की गाय या सुअर जो भी है, या और चीज की, किसी चीज की चर्बी पाई गई है। तो आप सोचो जो बनाने वाले हैं इतने बड़े में, है ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला का मामला आया, और इस लड्डू से सिर्फ उस मंदिर को कम से कम एक साल में 500 करोड़ का फायदा होता है। तो ये तो धार्मिक मैटर बन गया ना, तो इसलिए इस पे बड़े पैमाने पे जांच चल रहा है। हो सकता है पूछ दे तिरुपति प्लेस किस राज्य का हिस्सा है, लड्डू नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक और चीज बेटा यहां से पूछा जा सकता है कि ये जो तिरुपति जो लड्डू है, इसको जीआई टैग दिया गया, किस वर्ष दिया गया, तो 2014 में। मैं इसलिए बता दिया हूं, बड़ा चर्चा का ये सब्जेक्ट है 15-20 दिन से। ईडी का, सीबीआई का सब जांच प्रक्रिया, और कहीं ना कहीं अब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आए, लेकिन इसमें कहा गया है कुछ चर्बी के अंश पाए गए। देश बेटा जब आजाद हुआ था तो कौन कौन सा राज्य था जो भारत में मिलना नहीं चाहता था, रियासत, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मणिपुर। तो ये पूछा जा सकता है कि मणिपुर के जो राजा जो थे, उस राजा का नाम था बौद्ध चंद या बौद्ध चंद्र। बौद्ध चंद ने अपने आप को भारत में कब शामिल कर लिया, तो अपने आप को भारत में यह राजा को कब शामिल कर लिया, 1949 में कर लिया था। तो आज तक जो भी सवाल था, बड़े अच्छे अच्छे सवाल मुझे देखने को मिला, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।